नाजरीन, केयर गिवर अलायंस स्पॉन्सर्ड बाय फेरोजन्स लेबोरेटरीज लिमिटेड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शीजा एहसान। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी तहे दिल से दुआ है कि खुदा उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि ए आर मादा साहब चला रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से मेडिकली पब्लिक अवेयरनेस करती आ रही है, क्योंकि मौजूदा दौर में हर इंसान यही चाहता है कि वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हैप्पी, मेमोरेबल और एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करे। तो दोस्तों, एक बार फिर इसी मकसद और आपके घरों में खुशियाँ कायम रखने की एक छोटी-सी काविश में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, डॉक्टर फारूक नवाज़ के साथ, जो कि एक पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं एंड ही इज़ आल्सो वर्किंग इन सर्विसेज़ हॉस्पिटल इन कोविड आईसीयू। और आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में, which is an inflammation of liver. It has many types, but hepatitis C is most common in Pakistan. और अगर बात की जाए दुनिया में हेपेटाइटिस के मरीजों की, तो 325 million people worldwide live with hepatitis B and C. And when we talk about the Pakistan, there are 15 million people affected with hepatitis B and C. और गुज़श्ता साल 2019 28 जुलाई में 5 से 10 मिलियन लोग इस बीमारी से मुतासिर हुए और हर साल 1,50,000 नए केसेस रजिस्टर होते रहे, तो जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो चलिए आइए अपने डॉक्टर से बात करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि हम अपने प्यारों को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर शो एंड थैंक्स टू जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू यू एंड दिस प्लेटफॉर्म आल्सो कि आप लोगों ने जो है वो दोबारा से इनवाइट किया ताकि हम पब्लिक अवेयरनेस के बारे में और इस डिजीज के बारे में स्पेसिफिकली बात कर सकें और लोगों को गाइड कर सकें कि एक्चुअली जो है वो डिजीज प्रोसेस होता कैसे है और हमने क्या क्या एहतियात करनी होती है। जी जी बिल्कुल बजा फरमाया। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हम हेपेटाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी जो कि है वो बहुत कॉमन है। तो सबसे पहले आप हमें इसी बात से आगाह करें कि हेपेटाइटिस सी होती क्या है? देखिए जैसा कि आपने अभी स्टार्ट में कहा था कि हेपेटाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर होता है कि जिगर की जो सोजिश होती है उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं, जो कि अभी इनिशियल स्टेज के अंदर होती है, अल्टीमेट जाके उसकी वो सिरोसिस हो जाती है जो कि फाइब्रोसिस और उसका सुकड़ाव हो जाता है, लेकिन स्टार्ट के अंदर जो है वो उसकी इन्फ्लेमेशन होती है और उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है और वो डिफरेंट वायरसेस होते हैं जो इसको कॉज करते हैं। हेपेटाइटिस सी इज वन ऑफ देम के जो इसको हेपेटाइटिस करवाता है लीवर का। इसके अलावा कुछ नॉन वायरल कॉजेज भी होती है जिसके अंदर वायरसेस नहीं होते लेकिन नॉन वायरल एलिमेंट्स होते हैं, वो भी आपकी हेपेटाइटिस करते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस सी की बात करें तो जिस तरीके से हमारे पास कोरोना वायरसेस की एक फैमिली है, इन द सेम वे इन मेडिकल टर्म्स हम इसको कैटेगराइज करते हैं, फ्लेवी वायरसेस इसको कहते हैं, उसकी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं हेपेटाइटिस सी, जिसके आगे डिफरेंट सब टाइप्स होती है। ऑलमोस्ट 70 सब टाइप्स होती है हेपेटाइटिस सी की विद 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स है। तो इसको आगे डिफरेंट जो है ना हम कैटेगराइज करते हैं कि इसको किस तरीके से हमने उसको लेबल करना है और उसका क्या क्या मैकेनिज्म होता है। वो हर वायरसेस का बी की बात करें, सी की बात करें, सी के आगे डिफरेंट जीनोटाइप्स की बात करें तो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको हम जो है वो डिफरेंट वे के अंदर ट्रीट करते हैं। ओके जी ठीक बिल्कुल। और ये जो हेपेटाइटिस सी है ये किस टाइप की डिजीज है? अभी मैंने जैसे बताया था कि ये बेसिकली वायरल एलिमेंट है। कुछ डिजीज होती हैं जो कि आपके बैक्टीरिया करते हैं, कुछ आपके प्रोटोजोआ करते हैं, कुछ आपके वायरस करते हैं, कुछ डिजीज होती हैं जो कंजेनिटल आ रही होती है, कुछ होती है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है। इन द सेम वे डिफरेंट जैसे हम कैटेगराइज करते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये वायरल एलिमेंट होता है, इसके पीछे हेपेटाइटिस सी जो है और उसके आगे डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिसके एक्यूट हो गया और क्रॉनिक हो गया। अगर हम उसके टाइम पीरियड की बात करें तो अगर किसी पेशेंट का किसी भी ऐसे बंदे का एक्सपोजर हो गया है किसी भी वायरल एलिमेंट से, इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस सी, तो हेपेटाइटिस सी का अगर उसका एक्सपोजर हो गया तो उसमें उसको डिजीज की जो प्रेजेंटेशन होगी वो दो फॉर्म्स के अंदर होती है, या उसकी होगी एक्यूट फॉर्म होगी या उसकी क्रॉनिक होगी। अगर तो 6 मंथ के अंदर अंदर पेशेंट्स को साइन और सिम्टम्स आ जाते हैं हेपेटाइटिस के, जिसके अंदर उसको वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, आंखों का पीला होना, जिल्द का पीला होना और दर्द हो जाना दाएं साइड के ऊपर,
पेट के अंदर, तो ये एलिमेंट आपके एक्यूट फॉर्म को शो करेगा और ये उस वायरस से या किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट पे जहाँ पे आपके वायरस का एक्सपोजर है, उसके 6 मंथ के अंदर अंदर अगर ये साइन और सिम्टम्स आ जाते हैं, अगर मरीज को ये अलामत आ जाती हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक्यूट हेपेटाइटिस है। और अगर ये 6 मंथ के पीरियड के बाद जाके प्रेजेंट करता है वायरस, तो ये हमारे पास होगा कि ये क्रोनिक फेज में चला गया है। ठीक है, तो इन दिस कैटेगरी वी लेबल देम एज एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस। ओके, तो इसी के साथ-साथ मैं अपने फ्रेंड्स को जो पब्लिक है और अपने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताऊँ कि वो भी दौरान शो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने जो सवालात जो वो करना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जो है वो हमें भेज सकते हैं। और फिर डॉक्टर साहब आगे की जो व्हाट आर द कॉजेज़ एंड सिम्पटम्स एंड प्रिवेंशंस ऑफ हेपेटाइटिस सी? अच्छा, कॉजेज़ के अंदर जो मेन कॉज़ है हेपेटाइटिस सी की, अगर मैं इसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री आपको बताऊँ कि 80s के अंदर 1980 से ऑनवर्ड ये वायरस डिटेक्ट हुआ था। प्रीवियसली इसका नाम था नॉन ए नॉन बी, क्योंकि ना तो ये ए इसको हम लेबल करते थे, ना इसको हम बी लेबल करते थे। तो उस वक़्त इसको नॉन ए नॉन बी कंसीडर किया गया। लेटर ऑन जब वर्कअप हुआ, इसके ऊपर रिसर्च हुई, तो इसको फिर हेप सी का नाम दिया था। तो हमारे पास अभी काफ़ी सारे केसेज़ हैं, जैसे कि आपने अभी स्टार्ट के अंदर ही इतने अच्छे स्टैटिस्टिक्स बताए हैं कि पाकिस्तान में क्या रेशियो है और एवरी ईयर हमारे पास कितनी मोर्टेलिटी हो रही है और कितने लोग एक्सपोज़ हो रहे हैं। तो उस वक़्त जो है वो हमारे पास जो एक सोर्स था हेपेटाइटिस सी के स्प्रेड का, और जो कि अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी वो एग्जिस्ट करता है काफ़ी सारी जगहों के ऊपर, वो आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन थी, वो आपकी नीडल स्टिक इंजरी थी। वो जो पेशेंट्स हैं जो नशा करते हैं, जो आईवी अब्यूज़र होते हैं, जो एडिक्ट होते हैं, वो जो भी नीडल यूज़ करते हैं, तो ये इसके मेन 2 से 3 सोर्सेज़ हैं कि कोई आपका ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट हो गया है, कोई आपकी जैसे कि हमारे हेल्थ केयर स्टाफ वार्ड के अंदर काम कर रहे थे, किसी ऐसा पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस सी हो, उसकी सिरिंज अननोइंगली किसी दूसरे पेशेंट को लगा दी। सेम वे अगर उनके बिल्कुल। ब्लड सैंपलिंग करते हुए आपको नीडल प्रिक इंजरी हो गई है, या थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड होती है, उनको अननोइंगली या अनफॉर्चुनेटली या लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती, तो एक का ब्लड दूसरे को लग जाता है। काफी केसेस ऐसे हैं आए हैं जो हमने देखे हैं। तो साथ में अगर कोई पेशेंट डायलिसिस के ऊपर है, उसके गुर्दे वॉश हो रहे हैं, अगर हम लेमन टर्म के अंदर यूज करें, तो वहाँ की जो मशीन होती है वो हेपेटाइटिस सी की अलग से होती है, और जो जिन पेशेंट का सी नेगेटिव होता है रिपोर्ट में, उनकी अलग से होती है। अगर वो मिक्सअप हो जाए, तो ये काफी सारी कॉजेज हैं, वजूहात हैं जो कि हेपेटाइटिस सी के एक्सपोजर के अंदर आपको जो है ना वो फेवर करती है, और उससे पेशेंट ये इन्फेक्शन कैच कर सकता है। अगर जब हमें इन चीजों का पता होगा कि ये वायरस आता कहाँ से है, तो तब ही हम एहतियात कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक घर के अंदर एक किसी को गुर्दों का मसला है, वो किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट करने गए हैं, तो उनको डॉक्टर से पूछे बगैर उनके माइंड में ये बात जरूर होनी चाहिए खुद से ही कि हमने अगर इस पेशेंट को मशीन पे डलवा रहे हैं, इसका ये वर्कअप करवा रहे हैं, तो क्या हमने अपना स्टेटस हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस सी का, HIV का करवाया हुआ कि नहीं करवाया हुआ। अगर आप डॉक्टर हैं, आप स्टाफ हैं, आप पैरामेडिकल हैं, तो आप पेशेंट्स की सैंपलिंग कर रहे हैं, तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो उससे आपको इंजरी के चांसेस तो नहीं है। इन द सेम वे अगर आप किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास काफी सारे पेशेंट्स जब आते हैं, उनको खून की कमी के मसले होते हैं, उनको कहीं से खून ब्लीडिंग हो रही होती है, तो एक्सीडेंट के अंदर जब इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमें ब्लड चाहिए होता है, तो वहां पे जो हम ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, वो भी एक सोर्स है इन चीजों का। तो हमें इन सारी चीजों को कंसीडर करना चाहिए कि जब हम ये काम कर रहे हो, तो हमने ये प्रिवेंशन के साथ जो है वो इसको माइंड में रखना है, ताकि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो उसको हम मिनिमाइज कर सकें। जी, बहुत बहुत अच्छा। और इसके सिम्पटम्स और प्रिवेंशंस? हाँ, प्रिवेंशन तो मैंने अभी आपसे शेयर की कि हमें अगर पता होगा तो हम ऐसे-ऐसे जो है ना वो केयरफुल होंगे सैंपलिंग करते हुए, टेक्निक्स यूज़ करते हुए, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हुए। जहाँ तक सिम्पटम की बात है, तो वो एक्यूट के डिफरेंट होंगे, क्रोनिक के डिफरेंट होंगे। एक्यूट के अंदर आपकी जिसको हम यरकान कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ों के अंदर, जी। आसान अल्फाज के अंदर, या आपकी आंखें पीली हो गई, जिल्द पीली हो गई, आपको जिस्म पे खारिश होनी स्टार्ट हो गई, या अगर आपको जो है वो डायरिया हो गया, आपके यूरिन का कलर चेंज हो गया, तो और पेट में दर्द वगैरह, तो ये सारी चीजें हैं एक्यूट हेपेटाइटिस की। अगर हम क्रोनिक हेपेटाइटिस की बात करें,
तो उसमें काफी सारे उसके ग्रेड है कि किस सिवेरिटी के ऊपर जाके हेपेटाइटिस सी जो है वो आफ्टर मैनी ईयर आपको इफेक्ट करता है, जिसके अंदर लिवर का सुखड़ाव हो जाना है, आपका पेट फूल जाना है, पेट में पानी पड़ जाता है, या फिर आपको खून की उल्टियां आने शुरू हो जाते हैं। इन द सेम वे ये मोस्ट स्पेसिफिक थिंग है जो कि हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड है। ये तो जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस सी हो गया है और उसको 15 से 20 साल हो गए हैं, ये उसके होने ही होने हैं। साथ में आपके कुछ जो है ना वो कुछ फाइंडिंग होती है जो जब हम पेशेंट को वार्ड के अंदर एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम देखते हैं उसके अंदर आप उनकी जो है वो सेंसेशन के लॉस होते हैं, हैंड्स के ऊपर क्लबिंग स्टार्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, गायनिकोमेस्टिया डेवलप हो जाता है, और पेट के ऊपर जो है वो रिजिज वगैरह बन जाती है। तो ये उसके साथ एसोसिएशन है जो छोटी सी जो एग्जामिनेशन के ऊपर हमें पता लगता है। लेकिन कॉमन पब्लिक के लिए मैं ये कहूंगा कि अगर एक ऐसा मरीज जिसको ओल्ड एज में जाके 40 साल में, 50 साल में, इवन 60 में जाके अगर किसी को खून की उल्टी आती है, या किसी का पेट फूलना शुरू हो जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है, और जिगर के अंदर दाएं साइड के ऊपर अगर आपको दर्द होनी शुरू हो जाती है, आपकी फेशियल लुक जो है वो आपकी जो ये जो टेम्पोरल बोन है, ये चीक्स होते हैं, जो गाल जिसको हम कहते हैं, वो अगर अंदर पिचक गए हैं, तो ये वो कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिसको हम देख के बता सकते हैं कि इस मरीज को कोई यरकान की पुरानी बीमारी चल रही है। जी, तो ये थी causes, symptoms and preventions. जी। Which diet and nutrient specific for hepatitis C patients? अच्छा, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो पेशेंट्स जो के हमारे पास आते हैं, हम उनको अपने लाइन के ऊपर मैनेज करके डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डाइट प्लान है वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पेशेंट ना तो उसको बताया जाता है प्रॉपर तरीके से और ना ही वो उसको फॉलो करते हैं। तो जहाँ तक डाइट की बात है तो हमें जो है वो उनको प्रोटीन डाइट जो है वो देनी चाहिए ताकि उनकी जो चीज़ें हैं वो कंप्रोमाइज़ ना हो। एक नॉर्मल सी कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसको मिलना चाहिए क्योंकि लीवर कंप्रोमाइज्ड होता है उस वक़्त और लीवर की वो कैपेबिलिटी नहीं होती ग्लूकोनियोजेनेसिस की। तो हमें एक एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट भी उनके साथ देना चाहिए। तो लेमन पब्लिक के लिए कम्युनिटी अवेयरनेस है चूँकि, तो मैं उनको ज़रा सादे लफ्ज़ों में ये बता दूँ कि आप उसको जो है वो गोश्त वगैरह दे सकते हैं मुनासिब मिकदार के अंदर। सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और चूँकि जैसे बाकी हम गाइडेंस देते हैं डाइट की, कम से कम आपने चिकनाई का इस्तेमाल करना है, घी का, कुकिंग ऑयल का, या जो और स्पाइसी चीज़ें होती हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि उसके अंदर चूँकि हम एसआईटीज़ डेवलप हो गई होती है पेशेंट के अंदर, पानी पड़ गया होता है, तो उसमें हमें वो डायूरेटिक्स ऐड करने होते हैं, तो कम से कम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये वो 4 से 5 बातें हैं जो कि हम अगर हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स को एडवाइस करें डिस्चार्ज के ऊपर तो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जिसके अंदर उसके वो गोश्त की चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकता है, कम चिकनाई वाली चीज़ें कर सकता है, कम नमक वाली चीज़ें हो सकती हैं, सब्जियाँ इस्तेमाल करे वो। और अगर हाँ, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स को अक्सर जो है वो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे पास जो फाइबर डाइट है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो लैक्सेटिव यूज़ करने से पहले हमारे पास जो सब्जियाँ वगैरह हैं, जो फाइबर वाली चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल करें तो हम उसकी कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगी तो उसके बाद उसको हेपेटिक एनकेफ उसको हम कहते हैं कि जो दिमाग बेहोश हो जाता है, मरीज जो हेपेटाइटिस वाले अक्सर बेहोशी की हालत में जब इमरजेंसी के अंदर आते हैं, तो ये जो कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ का जो मसला है ये उसको उसकी तरफ लेके जाता है। तो अगर हम कब्ज़ नहीं होने देंगे, अगर हम प्रॉपर डाइट प्लान यूज़ करेंगे, तो पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर ये भी बताइए कि इसी इसी के साथ-साथ ये भी बता दीजिए कि ये फैलती कैसे है? इसके स्प्रेड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने इनिशियली अभी कहा था कि एक तो आप जब हॉस्पिटल सेटअप के अंदर काम कर रहे होते हैं और उस वक़्त आप अननोइंगली जो है वो अगर आपको प्रिक हो गया है, लेट्स सपोज़ आप जो है जब हम काम कर रहे हैं किसी पेशेंट की सैंपलिंग कर रहे होते हैं, जैसे स्टाफ काम कर रहा होता है या लेबोरेटरी के अंदर फ्लीबोटोमिस्ट जब सैंपल ले रहे होते हैं, तो उस वक़्त चांसेस होते हैं आपको इंजरी होने के, नीडल स्टिक के, प्रिकिंग के, उससे ये फैल सकता है। दूसरा, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, ठीक है? जब कोई पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आता है और अननोइंगली उसको नहीं पता कि जो है वो जिसका ब्लड लगवा रहे हैं उसकी टेस्टिंग की है कि नहीं की, वो बस जल्दी में लगवा देते हैं कि हमारे मरीज की जान बच जाए। वो जहाँ से ब्लड अरेंज हुआ उसको फौरी ट्रांसफ्यूज कर दिया, उससे जो है ना ये स्प्रेड हो सकता है। जो हमारे पास डेंटिस्ट हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो भी डेंटल प्रोसीजर करवाने जाते हैं लोग, वो इंस्ट्रूमेंट रीयूज करते हैं।
उनको प्रॉपर वो स्टेरिलाइज नहीं करते, जिसकी वजह से आप दांत तो निकलवा के आ जाते हैं, उस पेन को रिलीव करवा लेते हैं, लेकिन अनस्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होने की वजह से आप जो है उस डेंटल प्रोसीजर से हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर होते हैं, अगर उनको हम बगैर स्क्रीनिंग के लगवा देंगे तो उनको जो है वो थैलेसीमिया के साथ एड ऑन इन्फेक्शन हो जाएगा। इन द सेम वे जब हम बार बार जो है वो लोकल जब हमारे क्वैक्स बैठे होते हैं पेरिफेरीज के अंदर, छोटे इलाकों के अंदर, वो इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं किसी भी पेशेंट को उसकी पेन के रिलीफ के लिए, या कोई भी आईवी या आईएम इंजेक्शन जब लगाते हैं पट्टों के अंदर या उनकी वेन के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो अवॉइड करते हैं इस चीज से कि वो दोबारा दोबारा एक सिरिंज जो है ना वो उनको नहीं निकालनी पड़ती है। तो पैसे बचाने के लिए ये लोग जो क्वैक्स होते हैं वो एक सिरिंज को एक पेशेंट पे लगाते हैं एंड फिर वही सिरिंज जो है वो दूसरे पेशेंट को लगाते हैं। तो ये कुछ जी, है एलिमेंट्स जो कि आपके पाकिस्तान के अंदर बिगेस्ट सोर्स है हेपेटाइटिस सी के स्प्रेड के लिए। जी। Is it the viral infection of liver? So how it leads towards HCC? अच्छा, हेपेटाइटिस सी की काफी सारी डिटेल्स हैं, जिसके अंदर अगर हम उसके जीनोटाइप या उसके स्ट्रक्चर, डीएनए, प्रोटीन की बात करें, तो उसकी केमिकल नेचर ही ऐसी है कि उसके अंदर खुद से एक ऑन्कोलॉजिक एलिमेंट है उस वायरस के अंदर, उसके जीनोम के अंदर, जो कि जब वो उस बॉडी के अंदर जाता है तो वहां से वो सेल्स को इफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन होगी उसके पास, उसके बाद जो है जेनेटिक मटेरियल का चेंज होगा और उसके बाद सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे और वो अल्टीमेटली एक जो है ना वो अनब्रोकन एलिमेंट होगा, जिसको हम आगे कंट्रोल नहीं कर सकते और आहिस्ता आहिस्ता माइटोसिस के बाद डिस्प्लेजिया एंड हेपेटाइटिस सी विल बी कन्वर्टेड इनटू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। सो जब भी किसी पेशेंट के अंदर, अगर हम हेपेटाइटिस सी की ना भी बात करें, ओवरऑल एज ए कैंसर के ऑन्कोलॉजी की डिटेल में बात करें, तो ना सिर्फ उस वायरस के जीनोम और ना सिर्फ उस वायरस की स्ट्रक्चर मैटर करती है, काफी सारी और चीजें एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और होस्ट का मैकेनिज्म जो होता है कि आपकी इम्यूनिटी किस तरीके से उस फॉरेन पार्टिकल को, उस वायरस को इन्वेड कर रही है और उसको कैसे प्रॉपरली जो है वो डिफेंड कर रही है आपकी बॉडी। तो ये काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर हेपेटाइटिस सी का जीनोम फैक्टर, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर, आपकी एज फैक्टर, आपके जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है उस फॉरेन वायरस को लेके, उस फॉरेन पार्टिकल को लेके एंड इन दिस केस हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट, ये सारी चीजें मिलके हेपेटाइटिस सी जो है वो डिटरमिन करते हैं कि इस पेशेंट को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप होगा या नहीं होगा। तो इन सारों का जो एक एक जो एक्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, तो उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये हेपेटाइटिस सी जो है वो आगे डिजीज कॉज कर सकता है, कितना कुछ स्प्रेड कर सकता है और अगर उसमें कैंसर में डेवलप होना तो उसके कितने चांसेस हैं। Okay. Doctor, is it completely curable disease or what is the proper treatment? Hepatitis A or C, they are completely treatable and completely curable. But in case of hepatitis B क्यूरेबल नहीं है, ट्रीट हम उसको कर सकते हैं कि अगर इन्फेक्शन हो गया है तो हम उसको मेडिसिन देंगे और पेशेंट फॉर द टाइम बीइंग उसको रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन फिर आगे ऑनगोइंग जो है उसका प्रोसेस वो दोबारा कॉम्प्लिकेट कर सकता है और वो ज्यादा डेडली है और उसकी मोर्टेलिटी रेशियो भी ज्यादा है हेपेटाइटिस बी की। अगर हम हेपेटाइटिस सी की बात करें तो डेट इज कम्प्लीटली क्यूरेबल, ठीक है, आई स्टिल रिपीट कि इसको हम ठीक कर सकते हैं और ये इतना ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं करता। अब काफी सारी चीजें इसके अंदर जो है वो मैटर करती हैं कि हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है और कैसे करना है। हमारे पास अगर हम थोड़ा सा 10 to 15 ईयर्स बैक जाए तो हमारे पास इसकी थेरेपी के अंदर चूंकि इंटरफेरॉन एक होते हैं, प्रोटीन होती हैं जो कि बॉडी प्रोड्यूस करती है जब कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल जाता है तो उसको डिफेंड करने के लिए। हेपेटाइटिस के अंदर प्रॉब्लम ये था कि वहां पे इंटरफेरॉन कम हो गया था, तो हमने बाहर से इंटरफेरॉन थेरेपी स्टार्ट की टू कॉम्प्लीमेंट दिस हेपेटाइटिस सी वायरस। वो हफ्ते में 3 दफा इंजेक्शन लगते थे। अगर आज से 10-15 साल पहले बात करें, जो हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं, अगर आज भी हम उनसे हिस्ट्री ले तो वो बताते हैं कि हाँ जी मैंने आज से कुछ 10 साल पहले हफ्ते में 3 बार जो पेट के अंदर इंजेक्शन लगने थे वो मैंने लगवाए थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन इंटरफेरॉन को कन्वर्ट किया गया पैगलेटेड इंटरफेरॉन के अंदर, वो हफ्ते में 1 दफा लगते थे। बट स्टिल विद द एडवांसमेंट एंड विद द न्यू रिसर्चेज अब हमने उन इंजेक्शन से ऑनवर्ड एक टैबलेट
तैयार किया, वो डिपेंड करता है कि आपकी जीनोटाइप कौन सी है। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली 2 और 3 जीनोटाइप जो है वो मोस्ट कॉमन है, और 1 4 जो है वो आपके फॉरेन कंट्रीज के अंदर है, यूएसए के अंदर, यूरोप, अफ्रीका के अंदर टोटल 6 जीनोटाइप्स है, लेकिन पाकिस्तान में जो कॉमन है 2 3 है। और जिस तरीके की जीनोटाइप होगी उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट प्लान होगा क्या। इसी तरीके से जो हमने अब इंजेक्शन से ऑनवर्ड हमने मूव किया था टैबलेट्स के ऊपर। अब वो टैबलेट कितनी देनी है, कितने अरसे के लिए देनी है, वो आपके जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। मोस्टली हम आजकल जो दे रहे होते हैं, हम पेशेंट्स का फाइब्रो स्कैन करवाते हैं, हम पेशेंट्स के पीसीआर करवाते हैं, उनकी हम एंटीबॉडीज करवाते हैं। तो जब हमारे पास एक फुल हम उसका क्राइटेरिया डेवलप कर लेते हैं ट्रीटमेंट का, सारी इन्वेस्टिगेशन लैब वर्कअप हो जाता है, उसके बाद हम प्लान करते हैं कि इसको मेडिसिन कौन सी देनी है। तो पाकिस्तान के अंदर हम मोस्टली 3 मंथ का एक ट्रीटमेंट होता है। अगर तो पेशेंट्स को कंपनसेटेड लीवर डिजीज है, अगर वो इतना मोर्टेलिटी नहीं करती, जो सीएलडी होती है, अगर तो वो डीसीएलडी में कन्वर्ट नहीं हुई अभी से, अभी सिर्फ कंपनसेटेड लीवर डिजीज है, तो उसके अंदर हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो 3 मंथ का होता है। एक टैबलेट आपने देनी होती है रोजाना के लिए। अगर तो पेशेंट डीकंपनसेटेड लीवर डिजीज है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से डिफरेंशिएट करूंगा कि डीकंपनसेटेड के अंदर पेशेंट की साइन और सिम्टम वर्स कर जाते हैं, उसको खून की उल्टियां ज्यादा आ रही होती है, उसको एसाइटीज, उसको पेट में जो पानी होता है वो डेवलप हो गया होता है, और मरीज बेहोश हो जाता है, जिसको हम एनकेफेलोपैथी कहते हैं। तो अगर तो ये एलिमेंट आ गए हैं मरीज के, तो फिर हमने 3 मंथ के ट्रीटमेंट के साथ 2 चीजें ऐड करनी होती है। एक तो एंटीवायरल थेरेपी होती है, जिसको डायरेक्टली एंटीवायरल ट्रीटमेंट कहते हैं, डीए। एंड सेकेंडली हमने एक रिबाविरिन की टैबलेट होती है, जो कि मरीज के वेट के अकॉर्डिंगली ऐड करते हैं। तो काफी सारी एंटीवायरल ट्रीटमेंट हैं मार्केट के अंदर, तो वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उनके अपने जो एसओपीज है उनके अकॉर्डिंगली वो दे रहे होते हैं। तो 3 to 4 कॉम्बिनेशन फार्मूलाज होते हैं, जिसमें 2 एंटीवायरल ड्रग्स दे दी, 3 मिला के दे दी, 4 मिला के दे दी, और उसके साथ फिर एड ऑन थेरेपी में आप देख रहे होता है कि पेशेंट को एसोसिएशन उसके साथ किस किस चीज की है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर हम पेशेंट्स को ऑनवर्ड लेके चलते हैं कि ट्रीटमेंट जो है ना हमने कितना देना है। जी। Doctor, why most renal failure patients have viral hepatitis C? हेपेटाइटिस सी की कुछ एसोसिएशन होती हैं कि वो किस किस डिजीज के साथ मोस्टली हो सकता है। अगर हम हेपेटाइटिस सी की बात करें, तो उसके जो पेशेंट्स होते हैं वो आपके क्रायोग्लोबुलिनीमिया डेवलप होता है, क्रायोग्लोबुलिनीमिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, जिसकी एसोसिएशन हेपेटाइटिस सी और बी के साथ होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास चूंकि इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते, इतनी कम्युनिटी अवेयरनेस भी नहीं होती, और ना लोग इतने एजुकेटेड होते हैं, तो हमारे मोस्टली केसेस जो है वो हेपेटाइटिस सी के जिस वक्त कॉम्प्लिकेट कर चुके होते हैं, तब जाके वो डायग्नोज होते हैं। अदरवाइज होनी तो स्क्रीनिंग चाहिए 6 मंथ की बेसिस पे एनुअली जो है, ताकि पता लगे कि आपके हेपेटाइटिस बी है, सी है, एचआईवी है, या कोई और डिजीज तो नहीं है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं वो एंड स्टेज के ऊपर आके आते हैं, और जब हेपेटाइटिस सी की कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपकी एक्यूट किडनी इंजरी, आपकी क्रोनिक किडनी डिजीज, आपकी हिपेटोरेनल सिंड्रोम, और भी काफी सारी कॉम्प्लिकेशन हेपेटाइटिस सी की होती है। एंड जो क्रोनिक एलिमेंट है किडनीज के अंदर, दैट इज वन ऑफ देम, कि हेपेटाइटिस सी की वजह से वो कॉम्प्लिकेट कर गया है। तो जो हम पेशेंट जब हम देखते हैं जो कि किडनी इंजरी के साथ होते हैं, तो उनके जो है वो प्रेजेंटेशन के ऊपर जब हम डायग्नोसिस में आते हैं, तो उसमें हेपेटाइटिस सी का डायग्नोसिस निकलता है, किट मेथड के थ्रू या एलाइजा के थ्रू या पीसीआर के थ्रू। तो रीजन यही है कि पेशेंट शुरू में फॉलो अप नहीं कर रहे होते, और जिस वक्त उनको कोई और डिजीज का अटैक होता है वो इमरजेंसी के अंदर प्रेजेंट करते हैं, और इमरजेंसी के अंदर जब हम उनका वर्कअप करवाते हैं, तो वहां पे हेपेटाइटिस सी का जो डायग्नोसिस है वो पता लगता है, और उस वक्त मरीज को पता लगता है कि उसको ये जो है ना वो यरकान का मसला चल रहा है। सो जो हमारे पास इमरजेंसी के अंदर केसेस हैं, या इवन अगर किडनी वाले जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये हेपेटाइटिस सी का इस तरीके का डायग्नोसिस बनना, ये मोस्टली पेशेंट के अंदर ऐसे हो रहा होता है। एसोसिएशन भी होती है, और अल्टीमेटली जो है वो कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है हेपेटाइटिस सी की। और साथ में एक चीज और, कि जो हमारे किडनी वाले पेशेंट्स होते हैं वो चूंकि डायलिसिस मशीन के ऊपर होते हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में कहा था कि अलग अलग जैसे 2 मशीन होती हैं, जो हेपेटाइटिस बी और सी पेशेंट्स के लिए होती हैं, और जिनको हेपेटाइटिस नहीं होता उनके लिए होती है। तो जल्दी के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, या स्टाफ की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से बाज़ औक़ात तो वो मशीन मिक्स हो जाती हैं, तो किडनी के पेशेंट्स को सुपर इम्पोज पे हेपेटाइटिस सी भी इस तरीके से ट्रांसफर हो जाता है, या वो उसको इन्फेक्शन को कैच कर लेते हैं।
जी, डॉक्टर हाउ वी कैन कंट्रोल इट? मेजर्स काफी सारे होने चाहिए, ना सिर्फ डॉक्टर कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बिहाफ पे, बल्कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे होने चाहिए, और प्रॉपर सेमिनार्स होने चाहिए ताकि कम्युनिटी को हम गाइड करें। और कोई भी जब डिजीज होती है तो उसकी हम जो एक पैनिक क्रिएट करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। एक प्रॉपर पॉजिटिव वे के अंदर अगर हम कम्युनिटी अवेयरनेस करें, अवेयरनेस वॉक क्रिएट करें, सेमिनार्स करें, गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले, जगह जगह के ऊपर जाके स्क्रीनिंग करे, लोगों को बताए, डिजीज जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस का बताए, लोगों को समझाए कि आपको ये मसला हो तो आपने इस जगह पे ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, वहां पे फैसिलिटीज हो, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होने चाहिए, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम गवर्नमेंट का चल रहा है प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंडर। लेकिन उन चीजों को हमें एक मैसिव लेवल के ऊपर करके, तो साथ में जो है वो जो मेन चीज है वो हमारे पास है स्क्रीनिंग। हमारे पास लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको ये बीमारी चल रही है, ठीक है, वो हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और वहां के ऊपर आके उनको पता लगता है कि उनको हेपेटाइटिस का मसला है। सो हर लेवल के ऊपर एक एसओपीज है, हर लेवल के ऊपर एक केयर है जो कि देनी चाहिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि बीमारी होती क्या है बेसिकली, इसके जी, बिल्कुल। क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, और साथ में गवर्नमेंट का रोल भी प्ले होना चाहिए पॉजिटिव वे के अंदर। और इस तरीके से जैसे हम ये सेमिनार कर रहे हैं, बाकी लोगों के जो है वो आउटडोर फैसिलिटीज के ऊपर जाके पंप्स के थ्रू, बैनर्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, कम्युनिटी अवेयरनेस के थ्रू, ये सारे प्लेटफॉर्म है जिनको हम अगर प्रॉपर वे के अंदर यूज करें तो लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये बीमारी होती क्या है और इससे कैसे बचना है। जी। तो नाज़रीन, शो का सिलसिला बिल्कुल जारी रखते हैं, लेकिन मिलते हैं एक छोटी-सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो सवालात का सिलसिला और प्रोग्राम फिर से शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए कि कौन सी नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो हम एचसीवी में यूज़ कर सकते हैं? सॉरी, कौन सी नेचुरल नेचुरल रेमेडीज बता रही हैं? जी। हाँ, ओके ओके। अच्छा, हमारे पास जो प्रीवियसली जो हम देख रहे थे कि काफी सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिन्होंने कोई ऐसी मेडिकेशन यूज की थी, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो हकीम मेडिकेशन थी या होम्योपैथिक थी, तो वो एक सेपरेट बना था हेपेटाइटिस सी का, ठीक है। तो जब हम उनकी हिस्ट्री ली तो उससे पता लगा कि उनको वो मेडिकेशन ली गई थी और वो किस सोर्स से ली गई थी, कैसे ली गई थी, दे नोज बेटर। तो नेचुरल रेमेडीज का तो ऐसा मैं जो है ना उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है, क्योंकि जब तक आपको वायरस की पैथोलॉजी का नहीं पता होगा, उसके जीनोम का, उसकी प्रोटीन स्ट्रक्चर का, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, तब तक आप उसके ऊपर ऐसा कोई कमेंट नहीं कर सकते। जी। How long can I live with how long can we live with hepatitis C? डिपेंड्स अपॉन कि आपका डायग्नोसिस कब बना था और आपने ट्रीटमेंट कब करवाया है और कितने अरसे के लिए करवाया है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पेशेंट जो है वो डायग्नोज नहीं होते जब तक जो है वो हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं आते। अगर हम उनको टाइमली उनका पीसीआर करवा लें, उनकी एंटीबॉडीज करवा लें, उनके जो है वो साइन सिम्टम देख लें और उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें, तो फिर तो आपकी डिजीज कॉम्प्लिकेट ही नहीं होती, आपको ऐसा कोई मसला नहीं होता हेपेटाइटिस सी से, क्योंकि अगर आपने उसको टाइमली मैनेज कर लिया। लेकिन हमारे पास जो है वो जब तक मरीज की प्रॉपर कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होती,
रीजन फिर वही कि जो है वो लोग अनएजुकेटेड है, लोगों तक पता ही नहीं है कि ये बीमारी होती क्या है। लोग जब बेहोश जी, हो जाते हैं, खून की उल्टियाँ आ रही होती हैं, पेट में पानी पड़ गया होता है, फिर वो हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर प्रेज़ेंट करते हैं, तो उस वक़्त चीज़ें जो है वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती हैं। फिर वो उनका जो है वो डिकम्पेंसेटेड लीवर डिज़ीज़ हो गई होती है, जो कि बाद में आपके हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तक डेवलप हो गई होती है, जिसको हम लीवर का कैंसर कहते हैं। तो अगर हम अपना टाइमली वर्कअप करवाएँ, अपना टाइमली जो है वो फ़ॉलो अप रखें डिज़ीज़ का, डॉक्टर के साथ कॉन्टैक्ट में रहें, तो हम उसको टाइमली वहाँ पे रोक सकते हैं और इस डिजीज को कॉम्प्लिकेट करने से बचा सकते हैं। जी। डॉक्टर क्या ये हेपेटाइटिस सी इम्यून सिस्टम को वीक करती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि आपके काफ़ी सारे इस डिजीज़ के साथ आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो जाती है और अगर आपकी ऑलरेडी इम्यूनिटी डिक्रीज़ है, तो इस वायरस को कैच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन द केस ऑफ कितने आपके ल्यूकीमिया है, लिम्फोमास हैं, जो ब्लड कैंसर्स हैं, जो खून की जो सरतान है, उनके इसके अलावा जो आपके हैं, जो मरीज़ नशा करते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डिक्रीज़ होती है, तो उसके अंदर इस वायरस को कैच करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। रेसिप्रोकल वे के अंदर अगर ये हेपेटाइटिस हो गया है आपको, तो इसके साथ आपकी एसोसिएशन जो दूसरी डिजीज को कैच करने की है, वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली आपके डिफेंस मैकेनिज्म ने इस वायरस को बीट करना है, तो जब आपके डिफेंस मैकेनिज्म ही प्रॉपर्ली इसको बीट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इंटरफेरॉन जो है, वो इसको डिफेंड कर रहे होते हैं, तो वो प्रोटीन्स होती है, जो कि बॉडी ने प्रोड्यूस करनी होती है इसको काउंटर करने के लिए। तो इसलिए हम ट्रीटमेंट के अंदर इंटरफेरॉन या पेग्लेटिन इंटरफेरॉन देते हैं। तो दोनों चीजें हैं कि अगर वायरस होगा तो आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज करेगा और अगर आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डिक्रीज है तो वायरस आपको सुपर इम्पोज हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर ये इम्यूनिटी को वीक करता है, तो इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है? इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए हमारे पास काफी सारे एलिमेंट्स हैं, जिससे इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं, मल्टीविटामिन हैं वो यूज कर सकते हैं और साथ में आपकी जो डिजीज प्रोसेस है उसको कंट्रोल करें तो आपकी जो उस डिजीज की कॉम्प्लिकेशन है उसको आप रोक सकते हैं। जैसे अगर डायबिटीज मेलाइटस की बात करें हम, तो अगर आप शुगर का अच्छा कंट्रोल रखेंगे, हेपेटाइटिस सी के साथ आपको शुगर भी है, तो शुगर अच्छी रखेंगे तो आपका वायरस भी आपको इतना डैमेज नहीं कर पाएगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, अगर आपको दिल की कोई बीमारी है, अगर आप चिकनाई का कम परहेज करेंगे, कम इस्तेमाल करेंगे, तो आपको दिल की कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। इन द सेम वे अगर आप जो हेपेटाइटिस की एहतियात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलके आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में एक रोल प्ले करती हैं। आपकी जो एलिमेंट है, जिस जिस डिजीज का है उसको आप कंट्रोल में रखें। आप तो एक तो डिजीज का प्रोसेस जो है वो डिक्रीज होगा, साथ में आपने एड ऑन मेडिकेशन में आप इम्यूनिटी बूस्टर यूज कर सकते हैं। अगर ओल्ड एज है आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, जो इंजेक्शन होते हैं विटामिन डी के, कोल कैल्सिफेरॉल के, कैल्शियम की टैबलेट्स हैं बोन के लिए वो यूज कर सकते हैं आप। मल्टी विटामिन है, जैसा कि आजकल हम यूज करवा भी रहे हैं कोविड के पेशेंट्स के अंदर। इन द सेम वे विटामिन सी जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी इम्यूनिटी का, उसको हम जो है वो यूज करवा सकते हैं, जो कि आपके ऑरेंजेस के अंदर या आपके जो गावा है, इन चीजों के अंदर जिंक है, जिसको हम इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दे सकते हैं। फॉलिक एसिड में जिस तरीके के भी सारे मल्टी विटामिन हैं, कैल्शियम है, विटामिन डी है और ये हम दे सकते हैं, तो उससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है और आप इस वायरस को इजिली जो है वो, इस वायरस के अलावा भी जो अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है पेशेंट, तो उसको वो हेल्प आउट करेगा। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि इस वायरस के लिए जो अभी जो है वो टैबलेट्स यूज़ होती हैं, तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट के हम्म अलावा हम्म। और कुछ जो है हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए? अ, एक है ट्रीटमेंट। अच्छा, तीन हुँ, तीन चीजें हैं। एक होती है प्रिवेंशन, सेकंड होता है जी, ट्रीटमेंट और थर्ड होता है फॉलो अप। ठीक है, अगर तो हम प्रिवेंशन करें, बिकॉज देयर इज अ फेमस प्रोवर्ब, एक मशहूर बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि परहेज जो है बिल्कुल। वो इलाज से बेहतर है। तो अगर तो आप परहेज करेंगे तो आप इस वायरस को होने ही ना दें, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग कि आप इसको अवॉइड करें। सेकेंडली अगर ये हो गया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट प्लान वेरी करेगा। कब हुआ है, उसका वायरल लोड कितना है, एंटीबॉडीज है कि नहीं है आपके, जो हम लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं जिसके अंदर आपके सारे एंजाइम हम देखते हैं, बिलिरुबिन देखते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसके ऊपर जिगर का सुकड़ाव देखते हैं, स्कैन देखते हैं फाइब्रोसिस चेक करने के लिए। इन सारी चीजों को देखने के बाद हमने ट्रीटमेंट का प्लान करना होता है।
तो 2 तरीके का ट्रीटमेंट होता है कि एक तो आपने देखना है कि डिज़ीज़ प्रोसेस कॉम्प्लिकेट किया है कि नहीं किया, सिरोसिस कितनी डेवलप हुई है, जो जिगर आपका सिकुड़ा है वो कितना ज़्यादा सिकुड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट प्लान और है। और साथ में जैसे आपने जो चीज़ आप पूछ रहे हैं कि एंटीवायरल के साथ एक और हमारे पास टैबलेट होती है रिबाविरिन के नाम से, तो ये 2 चीज़ें होती हैं, 2 ट्रीटमेंट होते हैं। एक आपने डिसाइड करना होता है कि रिबाविरिन की जो टैबलेट है, वो जो पहले एक एंटीवायरल टैबलेट है, उसके साथ ऐड करनी है कि नहीं करनी। तो वो आपका डिपेंड करता है कि आपके जो है वो मरीज की कितनी कॉम्प्लिकेशन हुई, अगर पेट में पानी पड़ गया है, खून की उल्टियां आ गई तो फिर आप साथ वो भी देते हैं। अगर वो नहीं कुछ हुआ, पेशेंट इनिशियल स्टेज के अंदर है, हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया है, तो फिर आप जस्ट जो एंटीवायरल बताइए वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन चीज होती है कि आपका क्योर रेट कितना है, आप पेशेंट का आउटकम कितना है, उसका प्रोग्नोसिस कितना है, डिजीज को वो कितना बर्दाश्त कर पाएगा, वो चीजें होती हैं फॉलो अप के ऊपर। जैसा कि हम ट्रीटमेंट के ऊपर एडवाइस करते हैं कि पेशेंट के अगर पेट में पानी है तो उसके लिए अलग से एक टैबलेट है। साथ में हमने जो एहतियात बताई है, अभी जो ग़िज़ा वाली चीजें बताई हैं, वो पेशेंट कितना ले रहा है। पेशेंट को अगर जो कॉन्स्टिपेशन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेपेटाइटिस सी के अंदर, जो कि हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहता है, जिससे मरीज बेहोश हो जाता है। तो वो मरीज कितनी को फाइबर डाइट यूज कर रहा है, पानी कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि लीवर फेलियर है, आपके पैरों के ऊपर सूजन हो जाती है, तो उसमें पानी का जो इनटेक है वो कितना है। तो ये सारी चीजें पेशेंट को डिस्चार्ज के ऊपर जो है वो समझा के भेजते हैं। और वो ये भी चीज मैटर करती है कि उनको कितना जो है वो पूरा कर रहा है, उनके ऊपर कितना अमल कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो मरीज के बचाव के अंदर, उसकी डिजीज के प्रोसेस को रोकने में, समझने में मदद करती है कि मरीज को हुआ कैसे था, अब अगर हो गया है तो उसको हमने ट्रीट कैसे किया है, और ट्रीटमेंट के बाद जो मरीज को जब हमने डिस्चार्ज किया है, या फॉलो अप के ऊपर जो मेडिसिन ले रहा है वो कितनी कंप्लाइंट है पेशेंट, कि मरीज दवाई लेता भी है कि नहीं लेता, लेता है तो कितनी लेता है, क्यों नहीं ले रहा है, किससे पूछ के छोड़ी है। तो देयर आर मेनी थिंग्स की जो कि हमने देखनी होती है। जी। और डॉक्टर साहब हमारी वुमेन्स के लिए कि प्रेगनेंसी में एचसीवी का क्या रोल है? मदर पे या बेबी पे क्या असर होता है और कैसे जो है वो उसको अगर किया जा अगर सकता है तो वो बताइए? हेपेटाइटिस प्रेग्नेंट फीमेल्स का रिस्क होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, इसको कहते हैं कि मदर से बेबी के अंदर हेपेटाइटिस सी भी ट्रांसफर होता है, हेपेटाइटिस बी भी ट्रांसफर होता है। ओके। ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं होता, ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं होता, लेकिन आपकी जो प्रेगनेंसी है, जो आपकी है स्पॉन्टेनियस से जनरल प्रेगनेंसी, उसके थ्रू आपके चांसेस होते हैं कि वो मदर जो है वो अपना वायरस अपने बेबी को ट्रांसफर कर सकती है, वो चाहे हेपेटाइटिस बी हो, वो चाहे हेपेटाइटिस सी हो। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर आप यहाँ आए और हमें जो है ये मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर लोगों को ये अवेयरनेस दे सकें हेपेटाइटिस सी के बारे में, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो उसके साथ-साथ बाकी अभी यहाँ पे स्टूडेंट की एक मेडिकल स्टूडेंट आई थिंक उनकी जो है वो क्वेश्चन है कि फ़ाइज़ा मलिक, इज़ देयर एनी वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी? नहीं, हेपेटाइटिस सी की एज सच वैक्सीन टिल डेट जो है वो अवेलेबल नहीं हुई। बाकी जो है वो हेपेटाइटिस बी की है, तो वो उसके कोर्स भी होते हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन होता है, जो ईपीआई स्केड्यूल होता है, जो बच्चों के हिफाजती टीकों का प्रोग्राम होता है, उसके अंदर हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाते हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो वैक्सीन टिल डेट फॉर हेपेटाइटिस सी। तो इसलिए जो है वो इसकी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इसको हम, वही बात है कि अगर वैक्सीन नहीं है तो हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। तो जब एक चीज जी। जिसकी बिगिनिंग ही नहीं है हमारे पास, जिसको हम होने से रोक ही नहीं सकते कि हमारे पास वो होनी है किसी तरीके से, तो बेटर वुड बी कि जो है वो हम इसको अवॉइड करें, इसको कैच करने से, कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं हेपेटाइटिस के, उसको हम अवॉइड करें तो हम वहां पे सेफ रह सकते हैं। जी। यहाँ पे जुनैद रज़ा इन्वेंशंस के बारे में पूछ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। एग्जैक्टली, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम अगर तो थोड़ी सी हमने हिस्ट्री देखनी होती है क्लिनिकली। सेकेंडली जो चीज है वो हम, अगर पेशेंट आया तो हम उसकी एंटीबॉडीज करवाते हैं, ठीक है, एलाइजा के थ्रू जो है। अगर तो वो आ जाए तो फिर उसके बाद हम पेशेंट का पीसीआर करवाते हैं, क्वांटिटेटिव पीसीआर उसको कहते हैं, कि उसके अंदर हमने वायरल लोड चेक करना होता है कि पेशेंट को कितना वायरस बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसके साथ में एक दो और चीज होती है, सीरो पॉजिटिव भी हम कहते हैं, सीरो कन्वर्जन भी कहते हैं, कि बाजू का जो है वो आपकी एंटीबॉडीज नेगेटिव होते हैं लेकिन पीसीआर पॉजिटिव आ रहा होता है।
और साथ में बाद औक़ात आपकी एंटीबॉडीज पहले नहीं होती, आपका बाद में एक्सपोज़र हुआ और उसके बाद आपकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव आना शुरू हो जाए। तो और साथ में आपने एलएफटीज करवा होते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते होते हैं, लीवर की फाइब्रोसिस चेक करने के लिए एलएफटीज जो लीवर फंक्शन टेस्ट हम करते हैं, उसको जो है उसके अंदर आपके जो एएलटी है, एएसटी है, आपकी बिलीरुबिन लेवल्स हैं, गामा ग्लूटामाइन है, एल्काइन फॉस्फेटेज है, और अगर आपकी हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप हो गया तो उसके अंदर आप अल्फा बीटा प्रोटीन करवाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो उसको हम देखते हैं हेपेटाइटिस की इन्वेस्टिगेशन का वर्कअप करवाने के लिए। जी। साथ में यहाँ एक पे चीज और ये बात मैं जी, जी, कहिए? हाँ, उसमें साथ में जब हमने अगर ये तो हो गया ना उसके प्लान के लिए कि हमने इन्वेस्टिगेट किस चीज़ का करना है। अगर हमने ट्रीटमेंट डिसाइड करना है, तो उसमें जीनोटाइप्स होती हैं, जो कि 1 to 6 तक होती हैं, 5-6 कम होती हैं, 1 से 4 तक जो है वो आपकी मोस्टली प्रेज़ेंट होती हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें जीनोटाइप 2 और 3 जो कि मोस्ट कॉमन है पाकिस्तान में। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि जीनोटाइप को देख के हमने ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करना होता है। तो पाकिस्तान में 2 और 3 जो है वो मोस्ट कॉमन है। तो ये कुछ एक नेटवर्क है इन्वेस्टिगेशन का, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने करनी होती जी। तो अगला सवाल है मुस्तबीन भट्ट का, जो कि कह रही हैं इज़ हेपेटाइटिस सी इज़ कम्युनिकेबल डिज़ीज़? ऑब्वियसली अगर अगर हम इस तरीके से इसको स्प्रेड करेंगे, तो वो कम्युनिटी के अंदर जाएगी वो। जी। फ़ायज़ा मलिक फिर से हमारे यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और वो कह रही हैं कि इज़ हेपेटाइटिस सी इज़ कंटेजियस? कंटेजियस कुछ अगर हम उसको टर्म यूज करें, कंटेजियस मोस्टली वो होती है जैसे आपके कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है या अगर आपके कोई स्किन का एलिमेंट है तो उससे चीजें जो स्प्रेड करती है वो कंटेजियस होती है। लेकिन अगर हम हेपेटाइटिस सी की बात करें तो वो अगर एक पेशेंट को है और साथ में अगर कोई दूसरा पेशेंट बैठा है, उसको मिल रहा है, उसके साथ है, तो उसको ऐसा सच नहीं होने वाली। जैसा मैंने सोर्सेज बताए हैं कि नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, नीडल प्रिक इंजरी हो गई है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई है, कहीं से आपको कोई ब्लड लग गया है, तो ये वो चीजें हैं जो कि आपके सोर्स है इन्फेक्शन स्प्रेड करने की। कंटेजियस मोस्टली हम उस टर्म में यूज करते हैं कि अगर एक किसी ने हाँ हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो आपका स्प्रेड कर सकता है, कि जो है वो अगर उसका फीकल ओरल रूट होता है, वो आपके सैनिटाइजेशन के साथ उसकी एसोसिएशन होती है, आपके पुअर जो है वो अगर आपके मेजर्स हैं सैनिटरी के अनहाइजीनिक मेजर्स हैं, वो स्प्रेड कर सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी प्योरली जो है वो आपका ब्लड बेस्ड होता है, आपके आईवी अब्यूजर के थ्रू होता है, आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होता है, आपकी नीडल इंजरी के थ्रू होता है, अनस्टेरिलाइज्ड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके थ्रू हो सकता है। जी। Any other question? मोहम्मद सलीम कह रहे हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, थैंक्स अ लॉट। जी, थैंक यू मुस्तबीन, या थैंक यू। या इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर कम्युनिटी बिकॉज लोगों को पता नहीं होता ना चीजों का। तो अगर हम इस जी, तरीके के जी। सेशन करते रहेंगे ताकि जो कम्युनिटी अवेयरनेस है ना उस चीज को अगर हम पहुंचाएं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं फिर आगे से रिसोर्सेज इतने नहीं होते कि हम उनको मैनेज कर सकें। तो अगर हम यहाँ से एक अवेयरनेस वॉक जो है वो लेके चलेंगे लोगों को आगे जाके, तो लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि डिजीज प्रोसेस क्या होता है। हेपेटाइटिस कहते किसको, हेपेटाइटिस सी काला अरकान जिसको हम मोस्टली यूज कर रहे थे कि ये होता क्या है, और अगर खून की उल्टी आ गई है, पेट में पानी पड़ गया है, या अगर जो है वो उनको मलीना जो कि ब्लैक स्टूल जिसको कहते हैं काले पखाने अगर आ रहे होते हैं, तो ये वो सारी चीजें जो कि आपके उसको शो करती हैं कि हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स को हो गया है। जी। जुनैद रज़ा एक बार फिर से हमारे साथ वो कह रहे हैं कि एलैबोरेट डीसीएलडी। डीसीएलडी स्टैंड फॉर डीकम्पनसेटेड लीवर डिजीज। एक होती है कंपनसेटेड और एक होती है डीकम्पनसेटेड। कंपनसेटेड मीन कि अगर अभी तक आपकी जो इंजरी हुई है लीवर की वो इतनी ज्यादा नहीं है कि हम उसको कंट्रोल ना कर सके, दैट इज इन आवर हैंड्स। हम उसको अभी हमारे इख्तियार में है
कि हम इसका ट्रीटमेंट प्लान कर लें, इसकी इन्वेस्टिगेशन देख लें, इसको हम प्रॉपर केयर दे सके पेशेंट को। दैट इज द कंपनसेटेड लीवर डिजीज। जब डीकंपनसेटेड लीवर डिजीज होती है उसको हम डीसीएलडी कहते हैं। उसके अंदर ये है कि आपके अख्तियार में नहीं है कि अब आप लीवर की उस प्रोसेस को स्टॉप कर सके। ठीक है, अगर एक पेशेंट है जिसको क्रोनिक लीवर डिजीज थी जो कि अल्टीमेटली ट्रीट नहीं हुई, तो डीकंपनसेटेड लीवर डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगी। उसकी पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी, जो आपके मैदे के अंदर साथ में जो खून की नालियां जो जुड़ रही होती है, जो एनास्टोमोस होता है, वो प्रेशर ज्यादा होता है, वो फट जाती है, खून की उल्टी आ जाती है। आपका जो है सॉरी आपका जिगर सिकुड़ गया है, साथ में आपको जो ब्लैक स्टूल्स मैंने बताए वो आने शुरू हो गए हैं। अगर आपको हिपैटिक एनकेफेलोपैथी डेवलप हो गई है, आपका फुली डिस्टेंडेड एब्डोमेन, पेट फूल गया है, पानी पड़ गया है, दैट इज द थिंग दैट इज रिलेटेड टू द डीकंपनसेटेड लीवर डिजीज। जी। Any other question from our audience? आई थिंक नहीं है। चले, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और आपने इतना अच्छा जो है हमें बताया हेपेटाइटिस के बारे में, आगाह किया कि वो है क्या, कैसे स्प्रेड होती है और हम जो है उससे बच कैसे सकते हैं और प्रिवेंशन जो है वो क्या कर सकते हैं हम उससे, और अगर जब हो जाए तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, फायजा मलिक, कैन इन्फॉर्मेशन ऑफ लिवर कास्ड बाय HCV बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन? हाँ, लगता है मैडम ने जो है ना वो थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। अभी हमने बताया था कि ट्रीटमेंट का ना, तो मेडिसिन है जी। इसकी एंटीवायरल थेरेपी होती है, तो हम उसको 3 मंथ के लिए देते हैं। अगर तो पेशेंट की इतनी ज्यादा अभी इंजरी नहीं हुई और अगर पेशेंट की डीकम्पनसेशन हो गई है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, डीकम्पनसेटेड लीवर डिजीज है, तो साथ में हम 2 टैबलेट्स देते हैं उसको, एक एंटीवायरल डीए के नाम से डायरेक्टली जो एंटीवायरल थेरेपी होती है, साथ में रिबावायरिन हम ऐड करते हैं सुबह शाम जो है वेट के अकॉर्डिंगली। तो यस, मेडिसिन दे के जो है ना वो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और इवन इसको क्योर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में एक्सप्लेन किया था कि हेपेटाइटिस ए और सी जो है वो ट्रीटेबल भी हैं और क्योरेबल भी हैं, वाइल हेपेटाइटिस बी इज नॉट क्योरेबल, क्योंकि वैक्सीन से अगर हम उसको प्रिवेंट कर लें तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं होता तो हेपेटाइटिस बी इज मोर डेडलियर एंड मोर लीथल एंड हैव द हायर मोर्टेलिटी रेट देन हेपेटाइटिस सी। ओके जी। और इसमें थोड़ा-सा मैं, चूँकि क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो थोड़ा-सा उनको और बता दूँ कि इस वक़्त जो मेडिसिन है, वो आज से 10 से 15 साल वाली मेडिसिन से काफ़ी बेहतर है। क्योंकि जो प्रीवियस हमारे पास मेडिकेशन थी, वो इंटरफेरॉन थेरेपी थी, जो इंजेक्शन हम लगाते थे पेट के अंदर। आज भी अगर हम किसी मरीज़ से पूछें कि उसको 10-15 साल पहले जो हेपेटाइटिस सी हुआ था, उसको उन्होंने क्या इलाज करवाया था? तो पीपल पेशेंट मोस्टली चल के उन्होंने इंजेक्शन लगवाए थे। तो वो सब कट इंजेक्शन होते थे, सबक्यूटेनियस, जिल्द के नीचे, पेट के अराउंड, या इवन अगर आप कहीं पे भी स्किन पे लगा सकते हैं, तो वो इंजेक्शन हम लगवाते थे। हफ्ते में 3 दफा लगते थे। पेशेंट को काफी पेन होती थी, इरिटेबल होते थे पेशेंट बार बार ट्रीट करने पे ना, हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन जो है। तो फिर उसको हमने मॉडिफाई किया, फिर हफ्ते में एक इंजेक्शन आ गया, उसका नाम पेगलेटेड इंटरफेरॉन था। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द रिसर्च एंड विद द न्यू रिसर्च वर्क जो है, वो न्यू टेक्नोलॉजीज, नया वर्क जो हुआ है, उसमें हमने इन इंजेक्शंस को टेबलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इंजेक्शन के काफी सारे साइड इफेक्ट होते थे, हेयर लॉस होता था, इरिटेबिलिटी होती थी, इंसोम्निया होता था, माइल्जिया होता था, मस्कुलोस्केलेटल पेन होती थी, हाई ग्रेड फीवर होता था। साथ में हम लोगों को ये भी एडवाइस करते थे कि इंजेक्शन लगवाने के साथ साथ पेनाडोल ले लेनी है ताकि उसको फीवर ना हो। तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर हफ्ते में एक इंजेक्शन आया, उसके और कम साइड इफेक्ट थे। और ये वाली जो टैबलेट्स हैं, ये दीज आर मोस्ट जो है ना वो यूजफुल और मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन टिल डेट, मच बेटर देन द प्रीवियस इंजेक्शन एंड मोर देन 95% क्योरेबिलिटी एंड ट्रीटेबिलिटी एंड कंप्लायंस भी अच्छी है। लोग इसको जैसे नॉर्मल टैबलेट्स खाते हैं वो भी ले लेते हैं, साइड इफेक्ट भी कम है। सो द थिंग्स हैव बेटर आउटकम जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम सिंस एजेस। जी।
कोई और क्वेश्चन करना चाहें तो आप लोग प्लीज कर सकते हैं। आई थिंक अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, चलें फिर शो के इन द इख्तिताम एंड, तक बढ़ते हैं। जी जी, हाँ, in the end I would like to thank you and especially mother and also this platform caregiver alliance for inviting me, and और ये एक बड़ी अच्छी जो है ना वो एक्टिविटी है जिसको करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली जो है वो पेशेंट केयर ही इम्प्रूव हो रही है, लोगों तक अवेयरनेस जा रही है, जी, और होपफुली लोग इस चीज से फायदा उठाएंगे कि ये जो एक सेशन हुआ है कि हेपेटाइटिस हम किसको कहते हैं, जरकान किसको कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या उनकी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नीडल्स के थ्रू। तो ये सारी चीजों के ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह डे विल कम व्हेन पाकिस्तान विल बी हेपेटाइटिस फ्री। एक और क्वेश्चन आया इकरा सागर की तरफ से। सागर, बिल्कुल। हाउ लॉन्ग डज हेपेटाइटिस वैक्सीन लास्ट इन द बॉडी? सॉरी। क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने गलत पूछ लिया है कि जो कि पूछना चाहिए था कि एक वैसे भी जब एक दफा वैक्सीन लगती है तो वो आपकी टिल लाइफ इम्यूनिटी देती है। कि वैक्सीन या तो आपका इनएक्टिवेटेड वायरस होता है जो किसी भी चीज के अगेंस्ट पे, या आपकी डायरेक्टली एंटीबॉडीज होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है जब एक दफा आपको वैक्सीन लग गया तो आपको दोबारा उसकी जरूरत नहीं होती। कुछ है कंडीशन जिसके अंदर आपकी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे, या आपकी जो है वो एड ऑन डोज जो है वो बूस्टर डोज उसको कहते हैं वैक्सीन की, वो लगवानी होती है। हेपेटाइटिस सी की तो फिलहाल है ही कोई नहीं, बी की है तो वो हमने जो बच्चों के हिफाजती प्रोग्राम वाले टीके होते हैं उसके अंदर हम वो लगवाते रहते हैं। जी। राजेश राजेश सुरेश बाबू पूछ रहे हैं कि ड्यूरेशन ऑफ वैक्सीन सर। हेपेटाइटिस बी वाली जो है, इनको मैं बता दूं, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है वो आपके जो प्रोग्राम है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम इन पाकिस्तान। आई थिंक दिस पर्सन इज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन जो पूछ रहे थे, तो हमारे पास इन पाकिस्तान वी हैव द एक्सटेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन ईपीआई स्केड्यूल। एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली कि उसकी वो, क्योंकि वो जरा बच्चों वाला हो जाएगा कि साथी प्रोग्राम कैसे लगाते हैं, तो उसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो किस किस मंथ पे लगानी होती है। अब वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो किस किस ड्यूरेशन पे कैसे लगाते हैं, लेकिन वो जितनी भी डोजेज है वो आपकी चाइल्डहुड के अंदर ही लगती हैं, 5 साल से पहले पहले तक। तो उसके बाद से उसकी बूस्टर डोज रिक्वायर्ड नहीं होती। हाँ, अगर किसी ने पहले भी लगवाई हुई है और दोबारा से उसको वायरस, उसमें कहीं से नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, तो हेपेटाइटिस बी की हम वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा देते हैं, बट वी डोंट हैव वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी। जी। सवालात तो बहुत देर देर से आ रहे हैं। क्या फिर से इख्तिताम की तरफ चले? 1 से 2 बार हम लोग तो पहले भी कर या चुके हैं। जी जी, या वी शुड एंड इट नाउ आई थिंक। हाँ, चलें आप बहुत-बहुत शुक्रिया और आप जाने से पहले एक प्यारा-सा पैगाम हमारी पब्लिक को, हमारे पाकिस्तान को देते जाएँ। या इन द एंड मैं दोबारा यही कहूंगा कि आज की टॉक तो हमारी हेपेटाइटिस के बारे में थी, तो लेकिन ये कि जितनी भी सारी डिजीजेज हैं, ठीक है, उन सब की अवेयरनेस जो है वो अगर आप तक नहीं पहुंच रही तो आप उसको खुद से एफर्ट करके उन रिसोर्सेज को अप्रोच करें। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही, कहीं का आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा, तो आप उसको खुद अप्रोच करें, क्योंकि हेल्थ इज द बेसिक जो है वो थिंग यू नीड, के प्रायोरिटी अगर आप सेहतमंद हो, बिकॉज अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। अगर आपकी सेहत ही नहीं होगी तो आप उसको नहीं कर सकता, जो है वो अच्छा काम नहीं कर सकता वो। तो सेम जो है वो अगर आप हेपेटाइटिस के बारे में कोई अवेयरनेस लेना चाहते हैं, पोलियो के बारे में ले रहे हैं, या किसी और कोविड के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, या और बाकी जो टाइफाइड है, मलेरिया है, तो ऐसे सेशन जो है वो अटेंड करें अगर आपको कहीं से भी मिलते हैं, तो ताकि आपको जो है वो पता लगे कि जो है वो डिजीज का प्रोसेस क्या होता है, कैसे मिलती है सारा कुछ जो है, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ताकि जो है ना वो आप जी। इन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकें, और जो नॉर्मल है प्रोसेस उसको हम अचीव कर सकें। जी, बहुत खूब। अ,
इसी तरह ही हमने आपके साथ जो बात की, बहुत कुछ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला नया कि जो मुझे हेपेटाइटिस सी के बारे में नहीं पता था। तो बहुत थैंकफुल हूँ आपकी और हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन, ये प्लेटफ़ॉर्म भी आपका एक बार फिर दोबारा जो है आपका शुक्रिया अदा करता है और आप इतना कीमती वक़्त निकाल के हमारे पास आए और हमें जो है अवेयरनेस दी हेपेटाइटिस सी के बारे में। और आपसे जो गुफ्तगू की काफ़ी एन्जॉयबल भी था और लर्निंग भी थी उसमें कि मैंने जो जो कुछ सीखा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। ओके जो या नाज़रीन दोस्तों थैंक यू सो मच। जी। तो नाज़रीन मैं थी आपकी होस्ट शीज़ा एहसान और फिर कभी मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।